Hello students, how are you? Welcome back Mehta School online digital classes. देखो स्टूडेंट्स, हम पिछले दो चार वीडियो की बात करें तो हम उसमें जो हमारा टॉपिक हमने चालू कर रखा था वो टॉपिक था दैनिक जीवन में काम आने वाले कुछ उपयोगी लवण। दैनिक जीवन में काम आने वाले कुछ उपयोगी लवण, और वो लवण मैंने 6 लवण तुम्हें पढ़ा है, मतलब 6 लवण तुम्हें बताए। देखिए हमें 6 लवण पढ़ना है। NaCl, NaOH, NaCO3, ठीक है, CaOCl2 विरंजक चूर्ण और एक Na2CO3 210H2 यानी कि धावन सोडा। एटलीस्ट फाइनली इन लवणों का एक लास्ट लवण बचा हुआ है, वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो आज की हमारी क्लास होगी किसको लेकर? प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाम सुना होगा आपने, POP, जो घर पर करवाता ना छत के ऊपर, POP, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस में पढ़ना है। तो POP भी एक प्रकार का क्या है? सोल्ट है, एक प्रकार का लवण है। देखते हैं कैसे दैनिक जीवन में हमारे लिए ये भरपूर साबित होता है। सुनो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ से पहले एक बार इसके नाम के कंक्लूजन में पढ़वा। पेरिस वर्ड यहाँ से क्यों लिया गया है? सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। तो पेरिस में सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया गया था। कहाँ पर? पेरिस में। तभी इसका नाम पड़ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है एक्चुअल में वो होता क्या है? साइंटिफिक नेम क्या है उसका? इसका साइंटिफिक नेम या साइंटिफिक फॉर्मूला होता है CaSO4 ये सूत्र है किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और इसका नाम होगा कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, मतलब आधा अणु है ना जल का, और ये CaSO4 क्या है? कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। POP देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस तो इसका एक जनरली नाम है, एक सामान्य नाम है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। और इसका फॉर्मूला क्या है? CaSO4 ये इसका फॉर्मूला है। अब जैसे कि बेसिकली हमने सभी लवणों के लिए पढ़ा है, वही बात है यहाँ पर पढ़नी है। तो पढ़ते हैं सबसे पहले बनाने की विधि। बनाने की विधि, POP बनाने की विधि। देखते हैं POP कैसे तैयार किया जाता है। ओके, तो सुनो ध्यान से। POP बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, जो कच्ची सामग्री है, वो है CaSO4 2S2। ये एक रॉ मटेरियल है, ये कच्ची सामग्री है जिससे POP का निर्माण होने वाला है। इसका नाम क्या है? जिप्सम। क्या चीज है? जिप्सम है। अब करना क्या है? बिल्कुल इजी है। POP बनाने का जो मेथड है बिल्कुल इजी और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। मतलब जो जिप्सम है उसको आप गर्म कर दो। गर्म करने से ये जो 2 अणु जल हैं उनमें से 1.5 अणु जल के निकाल दो, क्या बन जाएगा? POP। देखो कैसे हो। आप क्या करोगे? जिप्सम को गर्म करोगे। जिप्सम को क्या करोगे? गर्म। और कितने टेम्परेचर पर? 393 केल्विन। कितने टेम्परेचर पर जिप्सम को क्या करना है? गर्म करना है। तो क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब जिप्सम का फॉर्मूला ये रहा, तो CaSO4 2H2O, इसको गर्म करो 393 केल्विन, 393 पे। तो देखो ध्यान देना, जैसे ही गर्म करोगे, आपको भी पता है किसी चीज़ को जब हम गर्म करते हैं उस चीज़ में मौजूद पानी वाष्प बनकर क्या हो जाता है? उड़ जाता है। तो इसका जैसे ही 1.5 मॉलिक्यूल, वाटर का 1.5 मॉलिक्यूल निकल जाता है और जो रेमेनिंग सब्सटेंस बचेगा उसे हम क्या बोल देंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हो जाएगा CaSO4 2 हाफ H2O प्लस
एक सही 1/2 क्या बन गया S2। ये बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ में आई बात? बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना। पीओपी बनाने के लिए जिप्सम को 393 केल्विन तापमान पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिससे 1.5 मॉलिक्यूल वाटर के एग्जिट हो जाते हैं और जो बचता है वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो बच गया वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये पीओपी है। CaSO4 H में 4 CaSO4 हाफ S2। तो ये तो देखो हमने बना लिया क्या, पीओपी। अब हमें पढ़ना क्या है, पीओपी के गुणधर्म और पीओपी के उपयोग। बुक देख लेते हैं यहाँ पर। पीओपी के गुण धर्म। पहला, पीओपी एक सफेद रंग का श्वेत रंग का ठोस चिकना पदार्थ है। ठोस चिकना पदार्थ है। दूसरी बात, अगर पीओपी में जल मिलाकर 15 से 20 मिनट रख देते हैं तो एक ठोस पदार्थ का निर्माण हो जाता है और वो ठोस पदार्थ क्या कहलाता है, जिप्सम। सुनो, अभी आपने एक रिएक्शन पढ़ी इससे जस्ट पहले पीओपी बनाने के लिए कैसे बनाया था, जिप्सम को गर्म किया था तो पीओपी बन जाएगा। अब मैं आपसे ये कहूँ कि उस अभिक्रिया को उल्टा कर दो, समझ रहे हो, उधर से इधर लेके आना है, लेफ्ट से राइट लेके आना है, मतलब जिप्सम से वापस पीओपी बनाना है। तो कैसे बनाना है, तो जिप्सम बनाना जो पीओपी बना है, पीओपी कैसे बना है, जिप्सम का पानी उड़ने से। ध्यान से समझना, नोटिस करना, पीओपी कैसे बना है, जिप्सम का पानी उड़ने से। अगर पीओपी में वापस पानी डाल दो तो वापस जिप्सम बन जाएगा। कोई तो बात लिखी है मैंने। पीओपी में जल मिलाकर 15 से 20 मिनट रख देते हैं तो एक ठोस पदार्थ, बहुत ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड जिप्सम। देखो कैसे, अभी आपने क्या बनाया, CaSO4 हाफ H2O। आप लोग सर ये पीओपी है, अगर इसके अंदर पानी मिला दें कितना, 1.5 मोलिक्यूल। अब आप सोचो सर 1.5 मोलिक्यूल हम कैसे नापेंगे, कैसे मेजरमेंट करेंगे। ये एक प्रोसेस है, कितना बाहर निकलेगा, आधा अणु पानी का बचेगा, तब क्या बनेगा, पीओपी। प्रोसेस है ये, अणुओं की संख्या, बाकी प्रोसेस जो प्रक्रिया है, जो इसका मतलब है वो तो आपको समझ में आएगा ना, ठीक है। कितना अगर आप पानी मिला देते हो उसमें तो वापस 1.5 और आधा कितना हो जाता है, 2, तो क्या बन जाएगा, CaSO4 2S2। और ये किसका सूत्र था बताओ, ये सूत्र था किसका, जिप्सम। वही बात है, और जिप्सम एक ठोस पदार्थ होता है, समझिए बात। रिएक्शन को उल्टा किया, एक गुण आप इसमें और ऐड कर सकते हो। ये क्या बना, CaSO4 हाफ S2। ये पीओपी है ना, अगर इस पीओपी को क्या किया जाए, गर्म किया जाए, पीओपी को क्या किया जाए, गर्म किया जाए, तो सीधी सी बात है, ये वाला पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा, क्या बच जाएगा, CaSO4। और जो बचेगा, बचा क्या, CaSO4 प्लस जो आधा अणु पानी का था वो क्या हो चुका है, वाष्प बनकर उड़ चुका है। और जो रिमेनिंग सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। और ये जो कैल्शियम सल्फेट बचा ना, ये पार्ट किसका है, पीओपी का ही तो भाग है। अरे ये जब पानी इसमें मिल रहा था तब आप इसको पीओपी बोल रहे थे, लेकिन ये तो गर्म करके उड़ा दिया, बचा क्या, कैल्शियम सल्फेट। और ये जो कैल्शियम सल्फेट बचा ना, इसको हम बोलेंगे मृत तापित प्लास्टर ऑफ पेरिस। मृत
मृत तापित प्लास्टर ऑफ पेरिस। मृत तापित का मतलब है कि गर्म करने से इसका पानी निकाल दिया, अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की राख है, राख। प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्या है? ऐश है, राख है। ठीक है, तो ये थे प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुणधर्म। अब हमें क्या पढ़ना है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेज, उपयोग। क्या पढ़ रहा है? पीओपी का उपयोग। तो सुनो, इसका जो पहला उपयोग है, टूटी हुई हड्डियों को जमाने में, एक बार मैं लिख देता हूँ फिर 1 बाय 1 समझाऊंगा। टूटी हुई हड्डियों को जमाने में, दूसरा भवन निर्माण में, तीसरा दंत चिकित्सा में, और टूटी हुई हड्डियों को जमाने में, भवन निर्माण में, दंत चिकित्सा में, मूर्ति कला में। तो एक है अग्निशय पदार्थ के निर्माण। ओके स्टूडेंट, लिसन टू मी नाउ, सुनो ध्यान से। द फर्स्ट पॉइंट यूजेज ऑफ पीओपी। पहला पॉइंट क्या है? टूटी हड्डियों को जमाने पर। आपने देखा होगा जब हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन जब फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे मान लो हाथ की बोन टूट गई, ये मेटाटार्सल अगर टूट जाती है, या ह्यूमरस जो भी है, रेडियस, इनमें से अगर कोई भी बोन टूट जाती है तो उस टूटे हुए स्थान पर आपने देखा होगा हड्डियों को एक जगह सेट करके उसके ऊपर एक वाइट कलर के पदार्थ का जमाव किया जाता है। वो सफ़ेद रंग का पदार्थ क्या होता है? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। वो पीओपी में पानी बनाकर, जैसे पीओपी होता है ना, उसमें पानी मिला दोगे, अभी आपने पढ़ा, अगर पीओपी में पानी मिला दे तो 15-20 मिनट के बाद में किसका निर्माण हो जाता है? जिप्सम का। अब वो जो हाथ पर, और जिप्सम बहुत सॉलिड है, बहुत कठोर पदार्थ है जिप्सम। मान लो यहाँ से हड्डी टूट गई, हड्डियों को बिल्कुल एडजस्ट करके इसके ऊपर पीओपी को पानी में लेप करके पोत दिया, हाथ के ऊपर लेप कर दिया, 15-20 मिनट के बाद सूख जाएगा और वही पीओपी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जिप्सम में। और वो बिल्कुल सॉलिड है। सॉलिड होने का मतलब है वो हड्डी को हिलने नहीं देगी, और हड्डियाँ जब तक हिलेगी नहीं, जब तक हड्डियाँ हिलेंगी नहीं, तब तक आपका हाथ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर मान लो गलती से हड्डी हिल भी गई ना, तो फिर वो जुड़ नहीं पाएगी। तो हड्डियों को एक जगह रखने के लिए, एडजस्ट रखने के लिए, बिल्कुल फिक्स रखने के लिए किसका यूज किया? वहाँ पे पीओपी का यूज किया गया। ओके, ये पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, भवन निर्माण में। भवन निर्माण में आपने देखा होगा कि जो रूम या कमरे की जो छत होती है, उस छत में हम चारों तरफ एक डिज़ाइन बनाते हैं, सफ़ेद रंग का पर्दा होता है। पंखा है, जहाँ पर पंखे का जो बोर्ड लगा हुआ है उसके चारों तरफ हम एक घेरा सा बना लेते हैं। वो घेरा ये छत के चारों तरफ, नीचे छत के नीचे की साइड की बात कर रहा हूँ, जो बाउंड्री बनी होती है वो किसकी बनी होती है? वो भी पीओपी है। ठीक है, तो ऐसे भवन निर्माण में पीओपी का कार्य किया जाता है। दंत चिकित्सा में, दंत चिकित्सा का मतलब है जैसे ये मोलर और प्री मोलर टीथ होते हैं अंदर वाले, जिसको हम दाढ़ बोलते हैं, अंदर वाले। कई बार देखा होगा उनमें कैविटी हो जाती है। कैविटी का मतलब उनमें कीड़ा लग गया, एक बहुत बड़ा सा होल हो गया, छिद्र हो गया, तो आपने सुना होगा कि उसमें मसाला भरा जाता है, और वो मसाला किसका होता है? पीओपी का होता है। उस मसाले को उसमें भर दिया जाता है, और जब वो सूख जाता है ना, तो वहाँ पर सेट हो जाता है। सूख कर वो पीओपी उस दंत में पाए जाने वाले छिद्र को क्या कर देती है? कवर कर देती है, और दांत बिल्कुल एडजस्ट हो जाता है, हिलता नहीं है। वरना जो कैविटी है ना, उसमें कोई मटेरियल घुस गया तो तोड़ देगा, उसको दिक्कत हो जाएगी। ऐसे दंत चिकित्सा में पीओपी काम कर रही है। मूर्ति कला बनाने में, मूर्ति है, स्टेच्यू है, या स्मारक बनाने में जो जिस पदार्थ का यूज किया जा रहा है वो भी क्या होती है? पीओपी। बताने की आवश्यकता नहीं है। और एक अग्निशय पदार्थ के रूप में। अग्निशय पदार्थ का मतलब है
जो पीओपी है वो एक ऐसा पदार्थ है जो अग्नि को शयन करता है, अग्नि को अवशोषित करता है। तो विभिन्न प्रकार अग्निशय पदार्थ, आग लगने नहीं देता ये पदार्थ, ठीक है। अगर जल जाए तो जले हुए स्थान पर पीओपी का लेप हो जाता है। या ऐसे मान सकते हो पीओपी एक इस प्रकार का मटेरियल है जो अग्नि से बचाता है या आग को क्या करता है, अवशोषित करता है, अग्निशय पदार्थ के निर्माण। ओके, तो ये थे पीओपी के उपयोग। तो फाइनली हमने दैनिक जीवन में काम आने वाले लवणों की चर्चा कर चुके हैं, या लवणों के बारे में हमने स्टडी कर लिया। अब इस चैप्टर के 2 ही टॉपिक बच रहे हैं, एक साबुन एक अपमार्जन, और दोनों इम्पोर्टेंट है। दोनों में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, एक साबुन और एक अपमार्जन। तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो साबुन, क्या पढ़ने जा रहा है, साबुन। देखा है साबुन है, कपड़े भी धो रहे हैं, अच्छी तरह से जानते हैं साबुन। अब आपको इस साबुन के बारे में क्या पढ़ेंगे, पढ़ना क्या है, साबुन कैसे बनता है, सबसे मेन चीज़ तो यही है, साबुन कैसे बनता है। दूसरी बात, साबुन मैल को कैसे हटाता है। तीसरी बात, साबुन कितने प्रकार के होते हैं। चौथी बात, साबुन कौन कौन से पानी में काम कर सकते हैं, मतलब किस किस पानी में धुलाई का कार्य किया जा सकता है। और बहुत सारी जानकारी साबुन को लेकर पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम साबुन का मतलब समझेंगे, ये किससे बना होता है, क्या है। तो ध्यान देना, देखो साबुन एक बहुत पुराना अपमार्जक है, बहुत पुराना अपमार्जक। अपमार्जक का मतलब है टू वाइप क्लीन, यानी कि धोने वाला, जो धोने वाला पदार्थ है ना उसे अपमार्जक कहते हैं। साबुन एक बहुत पुराना, आज की बात नहीं है, कई सदियों से चलता आ रहा है, एक बहुत पुराना अपमार्जक है जिससे कई प्रकार की वस्तुओं का क्या किया जाता है, सफाई का कार्य किया जाता है। अब अगर मैं पूछूं कि साबुन क्या है, व्हाट इज सोप, तो साबुन क्या है, साबुन, ध्यान से समझना, ये जो लाइन में राइट में जा रहा ना, साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले, दीर्घ मतलब बड़ी, श्रृंखला मतलब लाइन सीरीज, साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के, वसीय अम्लों के सोडियम एवं पोटाशियम, सोडियम एवं पोटाशियम के लवण होते हैं। एक बार मैं लिख दूँ, फिर 1 by 1 ऐसा कैसे समझाऊंगा। आई होप साबुन आपको ढंग से समझ में आ जाएगा, बस आप रेगुलर बने रहो इस वीडियो के अंदर, ठीक है। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। दीर्घ श्रृंखला मतलब एक बहुत बड़ी सीरीज, वसीय अम्ल जो फैटी एसिड होते हैं, जो वसा होती है ना, वसा, तो वसीय अम्ल भी आते हैं एक तरीके के। उन वसीय अम्लों को अगर सोडियम और पोटेशियम के साथ जोड़ दिया जाए, अटैच कर दिया जाए, तो किसका निर्माण हो जाता है, साबुन का निर्माण हो जाता है। अब देखो दीर्घ श्रृंखला का मतलब ये है कि काफ़ी लंबी चौड़ी श्रृंखला आएगी, और वो श्रृंखला किसकी होगी, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला। फिर से मैं आपको बता दूं, ये जो दीर्घ श्रृंखला है, ये श्रृंखला किसकी होगी, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वह यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है। साफ नाम से पता लग रहा है, हाइड्रो मतलब हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन है। वह यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अभी जो श्रृंखला आ रही ना, ये किसकी श्रृंखला है, हाइड्रोकार्बन की। काफ़ी लंबी चौड़ी श्रृंखला है, और श्रृंखला जैसे मैं बात करूँ, यह श्रृंखला C12 से लेकर C18 तक हो सकती है। मतलब जो साबुन की श्रृंखला है उसमें कार्बन 12 भी हो सकते हैं, कार्बन 18 भी हो सकते हैं। अभी अलग अलग है, कार्बन 12, 15, 17, 18 है, और उनके नाम भी अलग अलग है, ठीक है। जैसे जो मुख्यतः साबुन बनाते हैं, जो मुख्यतः हाइड्रोकार्बन वाली चेन है, वो
कौन कौन से हैं? एक तो है स्टेरिक, ओलिक, ओमेटिक। अब आप कह रहे थे क्या लिख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। ये स्टेरिक एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, ओलिक भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। कुल मिला के बात ये है कि साबुन है, ये सब क्या है? साबुन है। ये हाइड्रोकार्बन चेन है, ये हाइड्रोकार्बन चेन है, ये हाइड्रोकार्बन चेन है। बस फर्क है तो नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन। फर्क है तो कार्बन की संख्या का और हाइड्रोजन की संख्या का। ठीक है, तो मान लो कार्बन हाइड्रोजन की संख्या कम है तो दूसरा यौगिक बनेगा, फिर अगर उनकी संख्या बढ़ेगी तो और बनेगा। तो जो स्टेरिक होता है ना, स्टेरिक, ये भी साबुन है, ये भी साबुन है, ये भी साबुन है। बस इनमें जो श्रृंखला है ना ये बदल जाएगी, कोई तो छोटी श्रृंखला होगी, कोई तो बड़ी श्रृंखला होगी। अब जो स्टेरिक साबुन है, स्टेरिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, स्टेरिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होता है C17H35COONE। ये है साबुन का ओरिजिनल सूत्र। ये C17H35COONE। कुछ समझ में नहीं आया ना? अभी आ जाएगा। स्टेरिक की बात करें, ओमेटिक, ओमेटिक का फॉर्मूला हो जाएगा C15H35COONE। ऐसे। फिर आप ओलिक की बात करोगे तो 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन और कम कर देना, तो वो बन जाएगा। ठीक है, बाकी जो मुख्यतः जो हम काम में लेते हैं ना, जिस साबुन के लिए स्टडी कर रहे हैं, वो किस टाइप का होता है? स्टेरिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला, स्टेरिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला। तो साबुन का सूत्र भी आपको यही यूज करना है, C17H35COONE। अब सुनना ध्यान से, इस फॉर्मूले से मैं इस डेफिनेशन को समझाऊंगा। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले, देखो कितनी लंबी श्रृंखला है, ये तो मैंने लिख रखा है। अगर मैं यहाँ पर 17 कार्बन बनाऊँ, कार्बन 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 कार्बन, काफी लंबी चेन बन जाएगी। फिर उसके साथ क्या जोड़ना पड़ेगा? हाइड्रोजन, फिर C+O4Na, तो बहुत लंबी श्रृंखला बन जाएगी। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले वसीय अम्ल, देखो वसीय अम्ल आते हैं जिनके अंदर, वे अम्ल जिनके अंदर बहुत सारी वसा होती है। तो ये C+O, उनका फॉर्मूला क्या होता है? C+OH। क्या होता है? C+O। वसीय अम्लों का आप इतना सा माइंड में डाल दो, ये NCERT का बेस है। जो वसीय अम्ल है ना, उनका सूत्र क्या होता है? C+OH। लेकिन 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 आप पूरा पढ़ो, वसीय अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण, यहाँ से क्या किया गया है? हाइड्रोजन को हटाया गया है और क्या छोड़ा गया है? सोडियम। कोई जरूरी नहीं है, सोडियम की जगह आप पोटेशियम भी यूज कर सकते हो। नाम तो दोनों का लिखा है ना, सोडियम एवं पोटेशियम। लेकिन फिर वो फर्क हो जाएगा, एक नहाने वाला साबुन हो जाएगा और एक कपड़े धोने वाला। तो मुख्य तो जो इम्पोर्टेंट जिस सॉल्ट की आप बात कर रहे हो वो कौन सा है? सोडियम का लवण होता है। अब आई बात समझ में, साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले, देखो कितनी लंबी श्रृंखला, 17 से लेकर 35 तक। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले वसीय अम्ल, वसीय अम्ल का सूत्र आ गया ना C+O, हाइड्रोजन को तो हटाया। वसीय अम्लों के सोडियम, सोडियम भी लिख सकते हो, एवं पोटेशियम भी लवण होते हैं, आप ये भी यूज कर सकते हो। C17H35COONE, ये भी साबुन है, ये भी साबुन। ओके, ये था साबुन का ओरिजिनल मीन।